ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस डर की जिसके साए में इन दिनों दिल्ली एनसीआर के लोग जीने को मजबूर हैं। इस डर का केंद्र बिंदु अरावली पर्वत श्रृंखला और उसी को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा तय करते हुए कहा है कि अब सिर्फ उन्हीं पहाड़ों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हों। इसके बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा देने वाली दीवार अब टूट सकती है। ऐसे में लोगों ने सड़क पर उतरकर अरावली बचाने की मुहिम छेड़ दी है, जिसपे उन्हें साथ सियासत का मिल रहा है। हालांकि सरकार दावा कर रही है इस फैसले के बाद 90% से ज्यादा अरावली तो सुरक्षित ही रहेगी। ये छोटी सी बच्ची अपने हाथ में सेव अरावली का पोस्टर लेकर हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर इसलिए खड़ी है क्योंकि इसे डर है अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा तो इसके पहाड़, इसके जंगल, इसका शहर खतरे में आ जाएगा। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने नई बहस छेड़ दी है, जिसे लेकर सियासत तो गर्म है ही, पर्यावरण प्रेमी भी नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। स्वीकार कर अरावली की नई परिभाषा तय की है। अब केवल उन पहाड़ों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या अधिक ऊंचे हों। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। गुरुग्राम से लेकर राजस्थान तक प्रदर्शन कर रहे हैं। अरावली को बचाना है, मुहिम चला रहे हैं, पूछ रहे हैं अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली कैसे बचेगी। अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। इसके 3 हिस्से हैं। 450 तक फैली दक्षिणी अरावली, 500 से 700 मीटर तक मध्य अरावली और दिल्ली के आसपास कम ऊंचाई वाली उत्तरी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल और पूर्वी मैदानों के बीच एक प्राकृतिक रुकावट का काम करती है, जो पश्चिम से आने वाली लू और धूल भरी आंधियों को काफी हद तक रोकती या धीमा करती है, जिससे राजस्थान के पूर्वी भाग, हरियाणा और दिल्ली में इन हवाओं का असर कम होता है। जलवायु को संतुलित रखने में अरावली पर्वतमाला की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ये देश के उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल रिचार्ज और हवा को साफ रखने का काम करती है। कि हमें हर हालत में अरावली को बचाना है और ये दिल्ली के लंग्स हैं, एनसीआर के लंग्स हैं, और अगर अरावली नहीं बचाया गया तो मरुस्थल इस दिल्ली को घेर लेगा और मानवता नष्ट हो जाएगी। विकास सस्टेनेबल होना चाहिए और जहाँ पर पर्यावरण और विकास में अंतर्द्वंद हो, कलह हो, वहाँ पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाए। अरावली को दिल्ली का ग्रीन लंग्स कहा जाता है, जो शहर को थार की गर्म हवाओं से बचाता है। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक ग्रीन शील्ड का काम करती है, जो PM 2.5 कणों को सोख लेती है और धूल भरी आंधियों को रोकती है। कि जितने भी ये जो छोटे छोटे पहाड़ हैं वो एक तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, और उससे खास करके ये साउथ हरियाणा और जो राजस्थान में पड़ते हैं उस इलाके में वैसे ही पानी की दिक्कत है, पानी काफ़ी नीचे है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली की छोटी पहाड़ियां और प्राकृतिक संरचनाएं संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इसका नतीजा ये होगा, बड़े पैमाने पर खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल जाएगा, जिसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अरावली हिल्स को लेकर के जो नई परिभाषा दी गई उसको बीते 20 नवंबर को देश की सर्वोच्च अदालत ने सही माना और इसके बाद लेकिन इस फैसले को लेकर के देश के कई अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हृदय विदारक फैसला है। यहाँ पे जितने भी लोकल्स जो अरावली के अंदर गांव है ना, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा चाहे उसे कितना ही बड़ा इस फैसले से फायदा पहुँच रहा हो जमीन को लेकर, लेकिन उसकी भी आत्मा आहत होगी इस फैसले। अरावलीज आर द रेंजेस जो बहुत पुरानी रेंजेस हैं एंड इट इज द ओनली रेंज दैट इज प्रोटेक्टिंग द एनसीआर एरिया, पूरा द हरियाणा एरिया। माइनिंग को प्रमोट करने के लिए जिस कल्यूशनल तरीके से, जिस करप्ट तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जुगलबंदी दिखाई है, जिसका असर जो है हमारे बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशंस के ऊपर पड़ेगा। ये जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं, ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। जो हमारी लाखों साल पुरानी धरोहर है हमारी अरावली, आज वो खतरे में है, ना सिर्फ कुछ लोगों की लालच के चक्कर में जो कि अपने आप को पता नहीं भगवान से भी ज्यादा शायद कुछ समझने लग गए हैं। लोगों का ये डर सच कैसे साबित हो सकता है, अब ये भी समझ लीजिए। कई बार सिस्टम की मिलीभगत से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को भी 60 मीटर या 80 मीटर दिखाकर सरकार से परमिशन ले ली जाती है। इसके लिए अल्टीमीटर का सहारा पहाड़ी नापने के लिए लेते हैं। अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो समुद्र तल या किसी निश्चित बिंदु से ऊपर किसी वस्तु की ऊंचाई को मापता है। जबकि कई मौकों पर सरकार कह चुकी है पहाड़ की ऊंचाई अल्टीमीटर से नहीं नापी जा सकती है। राजस्थान के 15 जिलों में 20 मीटर से ऊंची 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी 8.7% ही 100 मीटर से ऊंची है। इससे 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो जाएगा। यही लोगों की चिंता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए और AQI और हमारे ग्राउंड वाटर टेबल के को बचाने के लिए हमारी दुहाई, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर राव नरवीर के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और हम अपना साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इस चीज़ का संज्ञान ले सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दे दी है तो हमारा तो सुप्रीम कोर्ट पर से भरोसा उठा हुआ है और सरकार ये अगर इसने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इट इज डेथ नील फॉर अरावलीज। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। पहाड़ पहाड़ है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सवाल सियासत की भी गलियों से उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं अरावली को बचाना विकल्प नहीं संकल्प होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़ें। अखिलेश ने लिखा, मत भूलिए अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना है क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लोगों से अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गहलोत ने बताया अरावली क्यों जरूरी है, कैसे ये पहाड़ तापमान कंट्रोल करते हैं, पानी बचाते हैं, धूल भरी आंधियों को रोकते हैं। अरावली के लिए कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। मेरा सीधा सीधा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि आप इन माइंस को खोल के अपने मित्रों को राजस्थान की संपदा देने का आपका इरादा है। आप अपने पार्टी वर्करों को और बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को आप ये माइंस से देंगे और उनकी कमाई कराना आपका उद्देश्य है। पर्यावरणीय संतुलन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ ही साथ हम रेड कारपेट बिछा के उन तमाम खनन माफियाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका असर हर वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। ये किसी राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये किसी जाति या धर्म का मुद्दा नहीं है, ये एक राजस्थान के आम व्यक्ति की आवाज है जो प्रदेश और केंद्र की सरकार को समझनी चाहिए। हालांकि सरकार इन सभी आरोपों को निराधार बता रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्क उसको दिया, उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने
अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है खुद अशोक गहलोत ने उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 100 मीटर ऊंचाई को लेकर कानूनी इजाजत मांगी थी। हालांकि कांग्रेस राजेंद्र सिंह राठौड़ के आरोप को बेबुनियाद बता रही है। अरावली को लेकर अशोक गहलोत जी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर चिंता के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार कटिबद्ध है अरावली के संरक्षण के लिए पहले से ही। गहलोत साहब के खुद के कार्यकाल में 700 से ज्यादा उन्होंने पट्टे जारी किए। ये तो उल्टे बांस बरेली को जाने वाली बात कह रहे हैं। वो फैसला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जा सकता और लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हम 45 मिनट का अभी यहाँ सत्याग्रह करेंगे और इसके बाद बीजेपी वालों को जगह नहीं मिलेगी। आज जिन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मेरी चुनौती है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को लेकर अरावली में जाओ और जाके खोद के बता दो। और ये जो तुम्हारे पाप है ये तुम्हारे माथे आएंगे, जनता छोड़ेगी नहीं, ना जनता भूली है। इस बार पलटवार के बीच सच्चाई ये भी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है। यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, अब उसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान में बड़ी मात्रा में अरावली क्षेत्र राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है। पहले इन्हें जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण मिलता था। अब राज्य सरकारें तय करेंगी वन है या नहीं। तो खतरा फैसले में नहीं, उसके इस्तेमाल में है। अगर जमीनी रिकॉर्ड बदले गए, पर्यावरण आकलन को नजरअंदाज किया गया और विकास के नाम पर ढील दी गई तो असर साफ होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली, भूजल और नीचे गर्मी और ज्यादा बेरहम होगी। यहीं से डर पैदा होता है कहीं इसी रास्ते से अरावली धीरे धीरे न खोखली हो जाए, जिसका बुरा असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ना लाजमी है। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का, जो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भ्रष्टाचार की एक सड़क चर्चा में बनी है। रात को सड़क बनी, सुबह होते होते पूरी सड़क गायब हो गई। करप्शन के इस इंस्टेंट मॉडल ने 2 मिनट में नूडल्स तैयार करने और 9 मिनट में सामान डिलीवर करने के मॉडल को चुनौती दे डाली है। कैसे 6 करोड़ की सड़क 6 घंटे भी नहीं चली। हाईवे हवा हो जाने की ये वीडियो रिपोर्ट जरूर देखिए आज। आधी रात को करप्शन के काले कारनामे की जो नींव डली, वो सुबह होने से पहले दम तोड़ चुकी थी। सुबह सुबह कोहरे में सूर्य देव की किरणों ने भले ही दस्तक ना दी, लेकिन भ्रष्टाचार के दाग सड़कों पर बिखरे हुए जरूर नजर आ रहे थे। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की है, जहां 6 करोड़ की ऐसी सड़क बनकर तैयार हुई जिसे शायद 6 लोगों ने भी ना देखा। आधी रात को मरम्मत की गई सड़क सुबह होने से पहले ही साफ हो गई। इस सड़क के अवशेषों को भ्रष्टाचार के म्यूजियम में शामिल करना चाहिए, जिसे देखकर करप्ट अधिकारी और ठेकेदारों की आंखों में थोड़ा पानी आ जाए। ये कोई आम सड़क नहीं, नेशनल हाईवे 43 का हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश को झारखंड से जोड़ता है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की है, जहां शहर से गुजर रहे NH 43 पर भारी गड्ढे थे। लगभग 6 करोड़ का बजट तैयार कर अंबिकापुर में नेशनल हाईवे को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प लिया गया। 20 और 21 दिसंबर की सर्द भरी दरमियानी रात में आग की तेज लपटों को कोलतार, बजरी, रेत और पत्थर का लेप बनाकर गड्ढों को भरने का काम किया गया। सुबह स्थानीय लोग सड़कों पर निकले तो उससे पहले ही नई नवेली सड़क वापसी का टिकट बुक करवा चुकी थी। NH 43 शत-विशत अवस्था में नजर आ रही थी। कहीं पूरी की पूरी सड़क गायब थी तो कहीं कंक्रीट नजर आ रहे थे। NH 43 तो क्या बन रहा है यहाँ पे? पैचिंग हो रहा है, रोड शोडिंग बन रहा है, पैचिंग हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं इन लोग पूरा। तो यहाँ पे 14 विधायक, 1 सांसद, 3 मंत्री राज्य के लिए। छत्तीसगढ़ शासन में यहाँ से 3 मंत्री बने हैं। 14 में 14 सीट आने पर भी विकास जीरो। 6 करोड़ की लागत की सड़क पर कितना खर्च किया गया और कितना पैसा कहां गया, ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10 किलोमीटर सड़क पर पैच रिपेयरिंग के लिए करीब 6 करोड़ का बजट पास किया गया,
जबकि कुछ महीनों बाद इसी सड़क का 42 करोड़ की लागत से नए सिरे से निर्माण प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से निर्माण का दिखावा कर करप्शन की बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई। वैसे कारनामा उस अंबिकापुर में किया गया है जहां की सड़कों के खस्ताहाल होने के कारण सोशल मीडिया पर इसे गड्ढों का शहर भी कहा जाता है। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो का वीडियो भी जमकर वायरल हो चुका है। तुम लोग के बाप दादाओं को नहीं खा के बैठे हैं इस देश के गरीब और मिडिल क्लास आदमी लोग। बहुत बड़े बड़े नेता पता है ना तुम लोग सरगुजा में। एक जन आगे आके जिसके मुंह में थोड़ा सा भी लाज शर्म है, खरसिया नाका से लुचकी घाट तक 30 का स्पीड मेंटेन करके गाड़ी चला के दिखा दो। अच्छा चलो ठीक है, 25 का चला के दिखा दो, 20 का दिखा पाओगे? है तुम लोग में तगुदा? जिस नई पीढ़ी के सामने अंबिकापुर की पहचान गड्ढों के शहर की बन गई है, वो अपने आप में समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। अंबिकापुर सरगुजा रियासत की राजधानी रहा है। यही मैनपाट हिल स्टेशन है जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला और तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ अंबिका देवी का महामाया मंदिर है जो महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। मां अंबिका देवी के नाम पर ही शहर का नाम अंबिकापुर पड़ा है। फिलहाल अंबिकापुर सरगुजा जिले का मुख्यालय भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के शिमला का दीदार करने से पहले यहाँ की सड़कों से गुजरना होगा जो खस्ता हाल में पड़ी हुई। वैसे राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने की जिम्मेदारी जिन पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल पर है, वो भी अंबिकापुर से ही विधायक है। लेकिन NHAI ही नहीं, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली सड़कों का भी अंबिकापुर में यही हाल है। वैसे जिस NH-44 की तस्वीर आई है वो NHAI के अधीन आती है, यानी मामला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का है। बीजेपी के स्थानीय सांसद चिंतामणि महाराज ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। सड़कों पर गड्ढों की समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, ये अखिल भारतीय समस्या है। सड़क हादसों की बड़ी वजहों में से एक गड्ढे ही है। सड़क हादसों को लेकर जो आंकड़ा है उसके मुताबिक साल 2023 में देश भर में 4,80,583 दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इसमें 1,72,890 लोगों की जान गई, 4,62,825 लोग जख्मी हुए। औसत देखेंगे तो हर घंटे देश में 55 सड़क हादसे होते हैं। सड़कों के खराब होने से 14.47% हादसे हुए। और इन गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर है, उनकी जिम्मेदारी आप अंबिकापुर की तस्वीरों में ही देख चुके हैं, यानी समाधान वाले हाथ भी करप्शन में लिप्त हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।